नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख आज के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं किससे 25 अप्रैल से, ठीक है, यानी 25 अप्रैल से करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्लस आल स्टेट एग्जाम्स के लिए यानी प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कौन से 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिविल एग्जाम स्टडीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली टॉपिक यानी क्या है, ठीक है। तो ये पहली टॉपिक क्या है कि कोविड-19 रिसर्च, ठीक है, कोविड-19 रिसर्च का कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम। तो क्या है इसके बारे में जानते हैं कि 20 अप्रैल 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर जो है बहुस्तरीय समीक्षा प्रक्रिया जारी रखने और उपकरणों उपकरणों नैदानिक वैक्सीन बनाने वालों चिकित्सीय और अन्य जो है हस्तक्षेप से जुड़े 16 प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव के लिए क्या है, वित्त पोषण की सिफारिश की है। क्या की है, सिफारिश की है। तो मुख्य बिंदु क्या है इसकी कि कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिए आवेदन का पहला चरण 30 मार्च 2020 को समाप्त हुआ। कब हुआ था समाप्त? 30 मार्च 2020 को समाप्त हुआ और शिक्षा एवं उद्योग जगत से लगभग 500 आवेदन प्राप्त हुए थे। कितने? 500 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोविड-19 से निपटने हेतु वैक्सीन तैयार करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले प्रस्तावों तथा ऐसे प्रस्ताव जो वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में से है पर त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए रिसर्च कंसोर्टियम के माध्यम से एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन या नेशनल बायोफार्म मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। किसके? इन प्रस्तावों किसके? बायोफार्म मिशन के तहत क्या किया जाएगा? वित्त पोषित किया जाएगा। इसके लिए जो है, इसके लिए दोनों उच्च जोखिम वाले समूहों की तत्काल सुरक्षा के लिए मौजूदा वैक्सीन का उद्देश्य का फिर निर्धारण और नए वैक्सीन विकास प्रस्तावों पर विचार किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 यानी SARS-CoV-2 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कैंडिल हेल्थ केयर लिमिटेड यानी कैंडिल हेल्थ केयर लिमिटेड को वित्त पोषित के समर्थन की सिफारिश की गई है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की सिफारिश की गई है। क्या कही गई? सिफारिश की गई जो निष्क्रिय रेबीज वेक्टर प्लेटफार्म का उपयोग करेगा। इसके अलावा तीसरे चरण के लिए उच्च जोखिम वाले लोगों में पुनः संयोजित BCG वैक्सीन यानी VPM-1002 की मानव नैदानिक परीक्षणों के अध्ययन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिफारिश की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में कि नए वैक्सीन विकास के मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीन विकास को समर्थन प्रदान करेगी। इस संस्था को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है। इसको भी क्या की गई है? वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।
स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने तथा आणविक आणविक रैपिड डायनेटिक्स परीक्षण कीटों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कंपनियों जैसे माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूवेल लाइफ लाइफ साइंसेज और युवायो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और क्या है, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और धीती लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैग्नी मैगजीनोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा बिग टेक प्राइवेट लिमिटेड और क्या है, याथुम प्राइवेट लिमिटेड जो है को वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। क्या करेगी? इनको वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। उल्लेखनीय है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग से अनुसंधान यानी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अब देखते हैं अगली टॉपिक। क्या टॉपिक तो है कि अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला क्या है, कहाँ लगता है, कैसा है? तो कोविड-19 के कारण इस वर्ष गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। कहाँ है? पे लगता है गुवाहाटी असम के में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक माहवारी को दर्शाने वाले क्या है, माहवारी दर्शाने वाले त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो कामाख्या मंदिर का जो निर्माण दानव राजा कौन था? नरकासुर ने करवाया था। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है, जिसका ऊपरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। ठीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है कि कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। और यह मंदिर नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है, जिसका ऊपरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। किंतु इस मंदिर से संबंधित वर्ष 1567 यानी 1565 के बाद के प्राप्त अभिलेखों में इसका पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने करवाया था। क्या है कि इस मंदिर से संबंधित जो 1565 के बाद प्राप्त अभिलेखों में इसका पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने करवाया था। कामाख्या जो है 51 यानी 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है। शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा जो है माता या देवी के रूप में की जाती है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण पिछली 6 शताब्दियों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। कब से? यानी 6 शताब्दियों के बाद यह ऐसा मौका पहली बार है जब इस उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। किसके कारण? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण। अंबुबाची मेला, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। क्या है कि असम के जो है असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। अंबुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून 21 से 25 जून के मध्य असम के आहार महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में हो किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान 3 दिन के लिए देवी के
रजस्वाला होने का होने के कारण कामाख्या मंदिर के कपाट स्वयं बंद हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है वहां पे। कहते हैं तुलोनी बिया। क्या है तुलोनी बिया? कि ऐसे माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक महावरी को चिन्हित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्योहार के कारण भारत के जो है भारत के अन्य हिस्सों में के तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी क्या है मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम है। ठीक है, मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम है। असम में क्या है, असम में लड़कियों में नारीतत्व नारीत्व की प्राप्ति जो है एक रस्म के साथ मनाई जाती है। लड़कियों में जो नारीत्व की प्राप्ति कर जो है एक रस्म के रूप में मनाई जाती है, रस्म के साथ मनाई जाती है, जिसे तुलोनी बिया कहा जाता है। तुलोनी बिया किसे कहा जाता है? कि जो असम की लड़कियां होती हैं उनके नारीत्व की प्राप्ति का जो एक रस्म के साथ मनाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? तुलोनी बिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है छोटी शादी। का तुलोनी बिया का अर्थ है तो छोटी शादी। भारत के अन्य हिस्से में इसी तरह की प्रथाएं केरल के अलेप्पी जिले के चेंगन्नूर शहर में देवी मंदिर में इसी तरह की प्रथा का पालन किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। इसके तहत जो है देवी के मासिक धर्म की अवधि के दौरान मंदिर की पूजा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसी तरह क्या है, देवी के मासिक धर्म की अवधि के दौरान मंदिर को पूरी तरह से क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज नेशनल पंचायती राज डे और उसके अवसर पर जो है कोविड-19 से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है बलवंत राय मेहता समिति के पर आधारित जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और इसी दिन क्या है 24 अप्रैल को इसका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? 2010 में 24 अप्रैल से हुई और 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली थी। 1992 में इसको क्या हुआ था? संवैधानिक पहचान मिली थी। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। यानी कौन सा भाग 9 के अंतर्गत इसको रखा गया? भारत मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई, यानी 243 में की गई है पंचायती राज के बारे में व्यवस्था। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक जो है पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। 243 से 243 तक इसमें क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें कैसे अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 तक क्या है पंचायती राज का जो है संबंधित उल्लेख इसमें किया गया है संविधान में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। क्या किया गया कि 73वें संविधान संशोधन को किया गया कब? 1992 में, और 11वीं सूची जोड़ी गई और इसके तहत अनुसूची जोड़ी गई और क्या किया गया? इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत जो है 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसका देखते हैं इसके बारे में क्या कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत यानी कब? 24 अप्रैल को, यानी अभी क्या किए हैं प्रधानमंत्री ने कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह पोर्टल जो है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की गई एक नई पहल है, जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत
विकास को तैयार एवं क्रियान्वयन करने के लिए क्या है, एक इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ जो है रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा यह पोर्टल। अब देखते हैं स्वामित्व योजना ये क्या है। तो यानी कब 24 अप्रैल को जो अभी क्या किए प्रधानमंत्री ने, इस अवसर पे ने प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुभारंभ की। तो ये क्या है कि यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तहत के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन क्या करेगी, समाधान करेगी, संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। अब पुरस्कार के बारे में देख, पुरस्कार के भारतीय यानी पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण हेतु सुधार के लिए बेहद कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। इसके तहत जो है निम्नलिखित 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला जो है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। अब देखते हैं यानी लास्ट टॉपिक क्या है कि मिल्क टी अलायंस, ठीक है, मिल्क टी अलायंस। तो देखते हैं क्या है कि हाल ही में कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं द्वारा एक अनौपचारिक शब्द मिल्क टी अलायंस का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। तो इस शब्द का प्रयोग जो थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ताइवान और हांगकांग देशों की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए कर रहे हैं। स्वयं क्या है, अपने स्वयं के राजनयिक आर्थिक लाभ के लिए तथा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इनमें शामिल के लिए प्रेरित किया है। मिल्क टी अलायंस की एक अनौपचारिक शब्द है जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्व एशियाई में चीन को छोड़कर शेष सभी देशों में दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है। इस ऑनलाइन युद्ध में सोशल मीडिया पर चीन को लेकर एक बाहरी देश के रूप में तथा मिल्क टी अलायंस के सभी देशों के ध्वजों को एक साथ दिखाते हुए मीम्स बनाए गए हैं। क्या है? मीम्स बनाए गए हैं। इस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत क्यों हुई? तो इस ऑनलाइन युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो क्यों हुई थी? ठीक है, तो इस ऑनलाइन युद्ध की शुरुआत एक थाई ट्विटर पोस्ट से हुई जिसमें सवाल किया गया कि क्या चीन के वुहान में स्थित एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस का उद्भव हुआ था। ठीक है, हुआ था। ऐसे ही कुछ संबंधित ट्वीट ताइवान और हांगकांग के लोगों द्वारा भी किए गए थे। परिणामतः चीन समर्थक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने थाईलैंड पर गरीब और पिछड़ा राष्ट्र होने का आरोप लगाया तथा थाईलैंड के राजा एवं प्रधानमंत्री का अपमान भी किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कौन से 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो कि है यूपीएससी प्रीलिम्स और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे देख सकते हैं, और सिविल एग्जाम स्टडीज के साथ बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।